ये कहानी है रामगढ़ गांव की। रामगढ़ गांव में एक गरीब किसान डमरू रहता था। इसका एक दोस्त चंपक नाम का गधा भी था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती एवं प्यार था। एक लंबी बीमारी के कारण डमरू के पिता की मौत 8 दिन पहले हो गई थी और आज सुबह सुबह गांव का सेठ अमीर चंद, जो बहुत खड़ूस किस्म का इंसान था, डमरू के घर पर आ धमका और डमरू को धमकाते हुए बोला, डमरू ओ डमरू, कहाँ चला गया है? कुछ तो बोल, डमरुआ कहाँ मर गया? बाहर निकल, देख सेठ अमीर चंद आया है। सेठ की आवाज सुनकर डमरू घर से बाहर आता है और सेठ को देख करके डर जाता है। अरे अरे सेठ जी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? हमको बुला लिया होता अपने घर। आइए सेठ जी, अंदर बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। तेरे बापू ने तेरी अम्मा के इलाज के लिए मुझे पैसे लिए थे, उन पैसों को वापस कर दे। सेठ जी, हमारे पिता को गुजरे अभी हफ्ता पर भी नहीं हुआ। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा पैसा चाहिए है, वह भी अभी के अभी। सेठ जी, जो भी पैसे घर में रखे थे वो सब बापू की इलाज में खत्म हो गए। अब घर में 1 रुपए भी नहीं बचा है। तो आप ही बताइए, मैं आपके पैसे कहाँ से वापस कर दूं? मेरे पास कुछ नहीं बचा है। डमरू, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यदि पैसे नहीं हैं तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। सेठ जी, जमीन तो बापू ने पहले ही धनीराम के नाम कर दी थी। अब तो मेरे पास केवल मैं और मेरा दोस्त चंपक गधा ही बचे हैं। उसमें भी सेठ जी अभी मेरा मित्र बीमार है। यदि कुछ पैसे दे देते तो इसका इलाज करवा देता। हरामखोर, पुराने पैसे दिए नहीं और नए पैसे मांगने लगा है। कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आज से तुम दोनों मेरे गुलाम हो और से तुम दोनों मेरे यहाँ काम करोगे। अब मैं तुम्हारा सेठ नहीं, तुम्हारा मालिक हूँ। तो ठीक, चलो हमारे साथ मेरे घर चलो। अब सारे रुपए तुमसे काम करवाकर वसूल करूंगा। फिर सेठ डमरू और उस गधे को लेकर के अपनी हवेली में आ जाता है और फिर सेठ उससे कुछ काम करने के लिए कहता है। आज से ध्यान रखना कि हर दिन तुम्हें लकड़ी लेकर आना है और रात को इसी पेड़ के चबूतरे पर लेटकर सो जाना। मालिक, मुझे और मेरे गधे को बहुत तेज भूख लगी है। यदि थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। और सेठ जी, मेरा गधा तो बीमार है, इसके लिए कुछ ज्यादा खाने के लिए दे देते तो इसमें कुछ स्फूर्ति आती। हरामखोरों, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, और नदी किनारे जंगल में जाओ और वहाँ से सूखी सूखी लकड़ी लेकर आओ। सेठ की डांट सुनकर के डमरू अपने मित्र चंपक को लेकर के जंगल की तरफ चल देता है। चंपक बीमार था, वो हल्के हल्के करके चल रहा था। काफी दूर चलने पर वो अपने मित्र डमरू से बोलता। गधा अपनी आवाज में उसे बताता है कि वो बहुत थक चुका है, अब और नहीं चल सकता है। डमरू उसकी आवाज को समझकर उसे सांत्वना देता है और अपनी बातों से उसमें साहस भरता है। डमरू मेरे भाई, इस तरह मुझे रास्ते में मत छोड़, थोड़ा और चल। कहीं ना कहीं पर लकड़ी मिलेगी तो वहां तुम आराम कर लेना। तुम तो एक बलवान गधा हो। तुम्हारे जैसा मजबूत इंसान यदि लड़खड़ाने लगेगा तो हम जैसों का क्या होगा मेरे दोस्त? तुम अभी थोड़ा नहीं बहुत चल सकते। फिर वो डमरू की बातों में आकर के धीरे धीरे चलने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर गधा लड़खड़ा करके गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देख करके डमरू बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। चंपक, मेरे मित्र, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम दोनों सेठ से बहुत दूर चले जाएंगे। उठ जा मेरे मित्र, आंखें तो खोलो। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उस जंगल में एक महात्मा जंगल भ्रमण के लिए निकले थे। वो डमरू की आवाज सुनते हैं और डमरू के पास जाकर कहते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मानव जंगल में रो रहा है। मुझे उसके पास जाकर के देखना होगा। पता नहीं वो किन परिस्थितियों में होगा, क्या परेशानी है, क्या कष्ट हो रहा होगा। क्या हुआ बालक, जंगल में आकर क्यों रो रहा है? क्या कोई कष्ट है तुझे? देखो बाबा, मेरा गधा नहीं उठ रहा है। घर से हम सही सलामत चले थे, रास्ते में मेरा गधा गिर गया महाराज और बेहोश हो गया। तब से गधा उठ ही नहीं रहा है। बताओ ना प्रभु, क्या हुआ है?
तुम्हारा जानवर के साथ प्रेम देखकर मेरा दिल खुश हो गया है, अतः मैं तुम्हारे गधे को जीवित कर देता हूं और इसके लिए मैं बोलने की शक्ति प्रदान करता हूं। इसकी भाषा को केवल तुम ही पहचान सकोगे। तुम्हारे सिवा कोई दूसरा इस भाषा को नहीं जान पाएगा। जो भी गधा बोलेगा उसे तुम समझ सकते हो, लेकिन गधा सबकी बातों को समझेगा। इससे तुम्हारा प्रेम और बढ़ेगा। ओम हरिओम हरिओम। गधे को आशीर्वाद देने के बाद साधु आगे चलकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। ओम हरिओम हरिओम। ओम हरिओम हरिओम तत्सत स्वाहा। और गधा अपने मित्र डमरू से बोलता है, क्या हुआ? काहे को दुखी हो रहे हो डमरू? तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे कुछ खो गया हो। क्या हुआ मेरे मित्र, बताओ ना मुझे। मुझे ऐसा लगता है जिसे मैं काफी देर से सो रहा था। कुछ तो बोलो। अरे अरे, मेरी आवाज? मैं तुम्हारी तरह बोल सकता हूँ डमरू, मैं तुम्हारी तरह बोल सकता। हूँ डमरू, मजा आ गया, आनंद आ गया डमरू, आनंद आ गया, मजा आ गया डमरू। वाह मेरे मित्र वाह, आनंद आ गया। अब बहुत मजा आएगा। अब मैं भी तुम्हारी बातों को समझ लूंगा। अब जल्दी करो और लकड़ी लेकर भी चलना है, नहीं तो सेठ नाराज हो जाएगा। चलो जल्दी चलते हैं लकड़ी फिर लेने। चंपक और डमरू दोनों जंगल में लकड़ी लेने के लिए चल दिए। काफी देर चलने के बाद वो एक जादुई पेड़ के नीचे पहुंच गए, पर उन्हें ये बात पता नहीं थी कि ये पेड़ जादुई है। और वहां पर पहुंच करके दोनों आपस में इधर-उधर की हरकतें करने लगे। अरे मेरे मित्र चंपक, चलते चलते बहुत भूख लग रही है। शायद कुछ खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। शरीर में कुछ जान आ जाती। हमारा सेठ तो ऐसा ही है, वो कुछ भी खाने को नहीं देगा और खाना मांगा तो उल्टा मारेगा। जैसे ही डमरू ने खाने की बात कही, तभी ऊपर से एक पका हुआ फल डमरू के पास आकर के गिरता है। डमरू उस फल को देख करके चौंक जाता है और अपने मित्र चंपक से कहता है, अरे वाह चंपक, भूख लगने पर हमने कुछ खाने के लिए कुछ मांगा था। देख चंपक, एक बड़ा फल आ गया। वाह, मजा आ गया चंपक। और इस फल को खाकर के भूख को शांत करते हैं। मेरे मित्र डमरू, अब पेट तो भर गया। अब अपने लिए एक लकड़ी के गट्ठर का इंतजाम हो जाता, जिसे लेकर के सेठ के घर पर चलते। यदि लकड़ी नहीं ले गए तो सेठ बहुत मारेगा। कुछ तो करो डमरू, जल्दी जल्दी चलो। लकड़ियों को बीन करके घर को चलते हैं, वरना 10 डंडे हमारे पड़ेंगे और डमरू तुम्हारे ऊपर तो लट की बरसात हो जाएगी। फिर चंपक और डमरू दोनों उस फल को खाकर के अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। फिर वो उस पेड़ पास खड़े होकर के एक लकड़ी के गट्ठर की मांग रखते हैं और एक लकड़ी का गट्ठर उनके पास आकर के गिरता है। दोनों खुश हो जाते हैं और लकड़ी के गट्ठर को उठा करके सेठ के घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही वो सेठ के घर के पास पहुंचते हैं, सेठ उन्हें देखते ही उन पर चीखने चिल्लाने लगता है। अरे हरामखोरो, कहाँ मर गए थे तुम? सुबह से लेकर शाम हो गई और तुम बस एक ही लकड़ी का गट्ठर लाए हो। तूने डमरू क्या समझ रखा है? मैं तो खुश हो जाऊंगा। अभी रुक नालायक, तुझे बताता हूँ। वो फिर जाकर के डमरू की पिटाई करता है और फिर डमरू रोते हुए कहता है, मालिक, कल से मैं लकड़ी लाने में जल्दी किया करूंगा। सेठ जी हमें माफ कर दो। सेठ जी, कल से मैं जल्दी से जल्दी लकड़ी ला करके और भी काम कर लिया करूंगा। तुझे माफ कर दूं। एक दिन में एक लकड़ी का गट्ठर लाया है। आज तेरी यही सजा होगी कि तुझे आज रोटी नहीं दी जाएगी। आज रात को तुझे भूखा ही रहना पड़ेगा और तेरे साथ साथ तेरे इस गधे को भी भूखा रहना होगा। तुम दोनों की यही सजा है। रात भर भूखे रहोगे तो तुम्हें नानी याद आ जाएगी। नहीं नहीं सेठ जी, इतना बड़ा जुल्म हम लोगों पर मत करो। आपसे कहा ना, गलती हो गई मुझसे। कल से मैं लकड़ी भी लाया करूंगा, घर का कामकाज भी किया करूंगा। सेठ जी, आप खाना नहीं देंगे तो मुझ में कमजोरी आ जाएगी और हम चलने फिरने के लायक नहीं रहेंगे। नालायक कुछ भी हो, तेरा हुक्का पानी सब बंद कर देंगे। मुझे एक घड़ियाल के आंसू मत दिखा। इन आंसुओं से मैं खूब वाकिफ हूं। तेरे जैसे आंसू तो मुर्गा भी बहाता है। तो क्या लोग मुर्गा को भी काटना छोड़ देंगे? सेठ जी, इसमें मेरे गधे का क्या दोष है? इस बेचारे को तो खाना दे दो। यदि इसको खाना नहीं दिया तो ये कल चल नहीं पाएगा। तो हम लकड़ी किस पर रख करके लाएंगे?
इसलिए मेरा अंतिम फैसला है कि तुझे और तेरे गधे को आज खाना नहीं मिलेगा। और ज्यादा बकबक की तो लठ और बजा दूंगा। इतना कहने के बाद सेठ अपनी हवेली में चला जाता है। फिर दोनों वहीं पर इस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर गधा अपने मित्र डमरू से नाराज होकर कहता है, डमरू, आज तेरी वजह से मुझे भी खाना नहीं मिला। पता नहीं कैसे कैसे तुम्हारी वजह से दिन देखने को मिल रहे हैं। तुम्हारे जैसे गरीबों के साथ रह करके मुझे भी खाने के लाले पड़ जाएंगे। डमरू चंपक से कहता है, सही कहा मित्र। गरीबी में आदमी को क्या क्या दिन देखने को मिलते हैं। चंपक, कल हम जंगल चलेंगे और तुम हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल में भाग जाना। हमारी वजह से तुम्हें भी भूखा रहना पड़ रहा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए चंपक, कल तुम्हें हम अपनी मित्रता की बेड़ियों से आजाद कर देंगे। फिर गधा अपने मित्र डमरू से नाराज होकर कहता है, यार डमरू, बुरा मत मानो, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? अरे भाई मित्र, तुमसे मैंने मित्रता की है और ये मित्रता अमर रहेगी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तभी रात हो जाती है। सेठ को यही पता था कि दोनों भूखे हैं, पर जो उन्होंने जादुई फल खाया था उसकी वजह से उन्हें भूख नहीं लग रही थी। अचानक बैठे बैठे एकदम से चंपक खुशी के मारे कूद पड़ता है। वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मजा आ गया डमरू, मजा आ गया। अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम तुम बड़े मौज से रहेंगे। अब हम सेठ की गुलामी नहीं करेंगे। डमरू चंपक को बहुत आश्चर्यचकित होकर देखता है और चंपक से कहता है, क्या तुम भी बहकी बहकी बात करने लगते हो? हम सेठ की गुलामी नहीं करेंगे। अरे चंपक, हमारे पास इतना धन कहाँ है जो हम सेठ के कर्ज को वापस कर सके? हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी जिंदगी अब हमें सेठ की गुलामी करनी पड़ेगी और तुम हो कि जले पर नमक छिड़क रहे हो। हम राजा बन गए, सेठ की गुलामी नहीं करेंगे। फिर चंपक डमरू से कहता है, डमरू, मेरे मित्र, ध्यान से सुनो। मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था, तभी मेरे दिमाग में तूफानी आइडिया आया है। अपने लोग जंगल में गए, दोनों लोग भूखे थे। उसे पेड़ के नीचे बैठ करके खाने के लिए कुछ मांगा और उस पेड़ से तुरंत फल आकर गिरा, जिसको हम दोनों ने खाया। और उसे फल की वजह से अभी तक ना तुम्हें भूख लगी है ना हमें भूख लगी है। फिर खाकर अपने लोगों ने लकड़ी की बात कही, तो उस पेड़ ने तुरंत अपने लोगों के लिए लकड़ी का गट्टा दे दिया। अब क्यों ना हम लोग उस पेड़ के पास जाकर के अपने लोगों के लिए धन की मांग करें, जिससे उस सेठ का कर्जा निपटा करके अपने लोगों की नई जिंदगी की शुरुआत करें। क्या कहते हो मेरे मित्र डमरू? तुम्हारी कुछ समझ में आया? इतना सब होने के बावजूद भी तुम्हारी समझ में नहीं आया अभी तक? सोच समझ कर देखो। फिर डमरू चंपक से कहता है, वाह मेरे मित्र, इसे कहते हैं अकल बढ़िया भैंस है। ये तो हमने बिल्कुल सोचा ही नहीं था दिमाग में कि जो पेड़ में फल दे सकता है, लकड़ी दे सकता है, वो हमारे कर्जा को निपटाने के लिए कुछ धन भी दे सकता है। मेरे प्यारे मित्र, तुमने अपनी मित्रता को बखूबी निभाया है। अब आराम से सो जाओ। कल सुबह उठ करके हम उस पेड़ के पास चलेंगे और उस पेड़ से विनती करेंगे कि हमारे कर्ज को निपटने के लिए कुछ धन दे दे, जिससे हम लोग अपना नया जीवन शुरू कर सकें। सो जाओ मेरे मित्र, हो सकता है कल से हमारे जीवन में भी नई खुशियां लौट आए। अगली सुबह दोनों उठते हैं और फिर लकड़ी लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं। दोनों हंसी मजाक करते हुए जंगल की गहराइयों में पहुंच गए थे। एक दूसरे पर व्यंग्य करते हुए आखिर में वो लोग इस जादुई पेड़ के पास पहुंच गए और उस पेड़ को अपनी पूरी सच्चाई बताई। और फिर बाद में उस पेड़ से उन्होंने विनती करते हुए उठते हैं और फिर लकड़ी लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं। दोनों हंसी मजाक करते हुए जंगल की गहराइयों में पहुंच गए थे। एक दूसरे पर व्यंग्य करते हुए आखिर में वो लोग इस जादुई पेड़ के पास पहुंच गए और उस पेड़ को अपनी पूरी सच्चाई बताई। और फिर बाद में उस पेड़ से उन्होंने विनती करते हुए कुछ धन मांग लिया। हे मेरे वृक्ष देवता, आपने हमेशा हमारी मदद की है। हमारी स्थिति आप जानते हो, हम पर बहुत कर्ज है और उस दुष्ट सेठ ने हमारी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और हमें अपना गुलाम बना लिया है। हमें कुछ धन दे दो जिससे मैं सेठ का उधार चुकता कर सकूं और हम और मेरा मित्र आराम से जीवन यापन कर सकें।
हमारी विनती स्वीकार करे है वृक्ष देवता, हमारी विनती स्वीकार करे। हे वृक्ष देवता, मेरा मित्र डमरू सही बोल रहा है। कृपया करके हमारे मित्र डमरू को इतना धन दे दो कि सेठ का कर्ज उतार करके हम लोग अपनी जमीन में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते रहें। हम थोड़े में ही खुश हैं प्रभु। हमारी विनती को स्वीकार करो प्रभु। आप हमेशा दूसरों की मदद करते हो, हम पर भी दया करो। चंपक और डमरू की विनती को सुनते हुए पेड़ वृक्ष देवता को उन पर दया आ गई। फिर वो उन दोनों के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने एक परीक्षा लेने की सोची। हे प्रभु, इस गरीब का प्रणाम स्वीकार करें। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। प्रभु, हमारे सारे कष्ट दूर हो गए। अपनी करुणामयी दृष्टि से हमेशा दया हम पर बरसाते रहे प्रभु, दया हम पर बरसते रहे। तुम दोनों की भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया। मैं तुम्हारे लिए धन तो दे सकता हूं, लेकिन यदि हमने तुम्हें धन दिया तो तुम्हारे प्रिय मित्र चंपक की आवाज हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। बोलो डमरू, तुम्हें मंजूर है? हे प्रभु, मैं अपने मित्र डमरू के लिए अपने आवास का बलिदान देने के लिए तैयार है। हे प्रभु, मेरी आवाज को आप ले लो और हमारे मित्र डमरू को इतना धन दे दो ताकि यह कर्ज से मुक्त हो सके। क्योंकि मेरे साथ मेरा मित्र डमरू रहेगा तो मुझे आवाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज मेरा मित्र डमरू ही है। तुम्हारा मित्र सत्य कह रहा है। डमरू, एक बार सोचो। नहीं नहीं प्रभु, हमें धन नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धन मेरा मित्र चंपक है। उस धन का हम क्या करेंगे जिस ढंग से हमारे मित्र चंपक की आवाज चली जाए? यदि इसकी आवाज चली गई तो इसकी बातों को हम कैसे पहचानेंगे? हे प्रभु, मुझे यह कर्जा मंजूर है, पर अपने मित्र की आवाज का बलिदान मैं नहीं कर सकता हूं। एक बार सोचो। नहीं नहीं प्रभु, हमें आपके धन से ज्यादा अपना मित्र प्यारा है। हमें आपका धन नहीं चाहिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप जा सकते हैं। चलो चंपक, हम अपने घर चलते हैं। तुम लोगों की मित्रता देखकर हम बहुत प्रसन्न हो गया, अतः मैं तुम्हें धन प्रदान करता हूं। ये लो धन और डमरू, जाओ जाकर के सेठ का कर्ज उतार दो और अपनी जमीन को आजाद करवा दो। और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि आगे आने वाले समय में तुम्हारी मित्रता के गीत गाए जाएंगे। तुम्हारी मित्रता अमर रहेगी और कभी भी अब तुम्हारे पास गरीबी नहीं आएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर के वृक्ष देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। डमरू और चंपक धन की पोटली लेकर के अपने घर आ जाते हैं और जितना धन सेठ का था इतना धन पोटली में रखकर बाकी का धन अपने घर पर रख देता है और वो पोटली का धन लेकर सेठ की हवेली पर पहुंच जाता है। मित्रों, स्टोरी बनाने में बहुत समय लगता है। प्लीज स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में बताएं अगली स्टोरी कौन सी बनानी चाहिए।